ममता बनर्जी की बड़ी हार। टाटा ने कोर्ट में जीती ममता के खिलाफ जंग। ममता बनर्जी की सरकार को कोर्ट की फटकार। कोर्ट का आदेश पालन करेगी ममता सरकार। नमस्कार, मैं राकेश मोहन सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट। आज खबर आ रही है सिटी ऑफ जॉय से, यानी बंगाल से। बंगाल में एक दौर था जब अर्थ जगत के लिए व्यापार करना मुश्किल हो गया था। वामपंथी सरकारें चल रही थी। उसके बाद उस दौर में, वामपंथी सरकारों की दौर में, सिंडिकेट बहुत हावी था बंगाल में। जो सरकारों के पास, जो सरकारों के नजदीक रहता था, उसको व्यापार करने में आसानी होती थी, बाकी लोगों को बड़ी मुश्किल होती थी। वर्ष 2016 टाटा अपनी बहुयामी योजना नैनो का प्लांट बंगाल के सिंगूर में लगा रहा था। वह वर्ष चुनावी भी था। मां माटी मानुष का नारा देते हुए ममता बनर्जी भूख हड़ताल पर बैठ गई। लंबा संघर्ष चला। कई बार यह संघर्ष हिंसक होता भी दिखा। चुनाव हुए, उसके बाद प्लांट बंद कर दिया गया। कई ग्रीन ट्रिब्यूनल्स की तरफ से यह कहा गया कि प्लांट के बंद हो जाने से बेहतर स्थिति पैदा हुई, पर्यावरण बचा, पर्यावरण का संरक्षण हुआ। कई लोगों का कहना था कि रोजगार खत्म हो गया। ये वाद विवाद के साथ कानूनी प्रक्रिया भी इस पूरे मामले पर चल रही थी कोर्ट में। आज माननीय उच्च न्यायालय ने, बंगाल हाई कोर्ट ने एक फैसला दिया और ममता सरकार पर लगभग 764 करोड़ का हर्जाना लगा दिया और कहा कि आप ये टाटा को दीजिए उसका नुकसान की भरपाई के रूप में। तो अब बात इस बात पर आ जाती है कि क्या एक राज्य, एक प्रदेश को औद्योगिक जगत, अर्थ जगत से दूर रखना बेहतर है? क्या लगता नहीं है कि आज के दौर में किसी भी राज्य के विकास के लिए जरूरी हो चला है कि पर्यावरण, वहां की संस्कृति को बचाते हुए भी समानांतर एक अर्थ जगत को भी स्थापित किया जाए, औद्योगिक जगत को भी स्थापित किया जाए, जिससे रोजगार का सृजन हो सके। इसी बंगाल में हमने देखा कि खादी का उद्योग किस तरीके से तबाह हुआ। इसी बंगाल में हमने देखा कि जूट की मिलें किस रूप में बंद हुई। और इसी बंगाल में हमने देखा कि टाटा की कंपनी को कितना मजबूर करके वापस जाने के लिए विवश कर दिया गया। लेकिन जब आज फैसला आया तो उसके बाद से सरकार की तरफ से ये कहा गया कि हम माननीय उच्चतम न्यायालय में इस मसले को लेकर जाएंगे। इसके आर्थिक पहलू और राजनीतिक पहलू पर हम चर्चा करेंगे और चर्चा को खास बनाने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे सहयोगी अबरार। अबरार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सवाल अबरार आपसे सबसे पहला मैं यही लेना चाहूंगा कि किसी भी राज्य के लिए उद्योग भी क्या जरूरी नहीं है? वहां के संस्कृति और साहित्य या वहां की विविधता को बचाते हुए। बिल्कुल, अगर उस समय जिस तरीके से जो है रतन टाटा जब जो है टाटा ग्रुप के चेयरमैन थे 2006 में, सबसे पहले उन्होंने जो है इस नैनो प्लांट को लेकर के सोचा और फिर बंगाल की तरफ रुख किया उन्होंने। लेकिन उस समय ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की राजनीति में कहीं न कहीं अपनी जगह तलाश रही थी और उनको ये मुद्दा सूटेबल लगा। और उस समय जबकि स्थानीय किसान लगातार इसको लेकर के अपने विरोध को जता रहे थे और कहीं न कहीं वो ज़मीन अधिग्रहण वाले मामले को लेकर के टाटा ग्रुप पर ये आरोप लगा रहे थे कि ज़बरदस्ती जो है उनकी ज़मीनों को छीना जा रहा है। और ज़ाहिर-सी बात है कि इसको लेकर के ममता बनर्जी जब अपनी पार्टी के गठन के बाद पश्चिम बंगाल में लोगों के बीच एक पकड़ बनाने की कोशिश कर रही थी, तो उनके लिए ये मुद्दा काफ़ी ज़्यादा जो है सूटेबल था और उन्होंने उसको जो अपनी राजनीतिक इस्तेमाल में लाने के लिए सोचा और तब वो इस जो है आंदोलन का हिस्सा बनी। और लगातार उसके बाद वामपंथी सरकार के खिलाफ वो विपक्ष में एक मजबूत भूमिका के साथ लगातार बढ़ती रही और आखिरकार रतन टाटा को जो है मजबूरन इस पूरे मामले को लेकर के जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ती और फिर ये कहना पड़ता है कि अब हम इस नैनो प्लांट को पश्चिम बंगाल से हटा रहे हैं और फिर उसको गुजरात में जो है सानंद में शिफ्ट कर
दिया जाता है। तो आप सोचिए, और खास करके एक बात यहाँ पर ध्यान देने वाली ये है कि रतन टाटा ने बाज़ाब्ता उस नाम का ज़िक्र किया था, जो है ममता बनर्जी के नाम का ज़िक्र किया था, टीएमसी के नाम का ज़िक्र किया था। मतलब वो पूरी तरीके से बता रहे थे कि इस प्लांट को वापस ले जाने पर अगर हमें मजबूर होना पड़ रहा है तो उसके पीछे का कारण ममता बनर्जी हैं, टीएमसी हैं। और आज आप देखिए कि जो एक तरीके से स्थिति इस समय पैदा हुई है, और पश्चिम बंगाल में जब सरकार बदलती है उसके बाद ममता बनर्जी जो है तुरंत ही उस प्लांट को लेकर के जो फैसला लेती है वो काफ़ी ज़्यादा चौंकाने वाला था कि तब तक वो जो ज़मीन अधिग्रहण का काम था वो पूरी तरीके से जो है कंप्लीट हो चुका था, तमाम चीज़ें हो चुकी थी। और ज़ाहिर-सी बात है कि इसको लेकर के जब ममता बनर्जी ये फैसला लेती हैं और उसको जो है 13,000 किसानों को ज़मीन लौटाने की बात रखती हैं, क्योंकि वो 1,000 एकड़ का ज़मीन का जो पूरा मामला है, ज़ाहिर-सी बात है कि जब 13,000 किसान उससे सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं, तो ये किसी भी राजनेता के लिए कहीं न कहीं जो है राजनीतिक तौर पर वोटों को अपने पक्ष में बनाने के लिए एक बड़ा मामला है। क्योंकि जब भी हम कहीं भी इस तरीके के बड़े इंडस्ट्रीज़ को लगते देखते हैं, तो वहाँ पर ज़मीन का अधिग्रहण ज़ाहिर-सी बात है कि होगा, और उसके बाद लोगों में कई तरीके के विरोध देखने को मिलते हैं। तो ममता बनर्जी ने बहुत बेहतर ढंग से इसको अपने राजनीतिक इस्तेमाल में लाया। लेकिन आज जब कोर्ट इस पूरे मामले पर फैसला सुनाया है, तो ज़ाहिर-सी बात है कि ये कहीं न कहीं सरकार के लिए एक जो है शर्मिंदगी की बात है। हालाँकि उस समय भले ही ममता बनर्जी को उसका राजनीतिक लाभ मिला होगा, लेकिन आज आप देखिए कि अगर वो नैनो प्लांट पश्चिम बंगाल में होता तो कई तरीके से सरकार को ही फ़ायदा होता, लोगों को ही रोज़गार जो है वो मिलते। तो ये अब कहीं न कहीं इससे जो पॉलिटिकल उनका इमेज अब जो डाउन होगा, क्योंकि विपक्ष ज़ाहिर-सी बात है कि इस मुद्दे को उठाएगा जो है पश्चिम बंगाल में। वैसे ही भारतीय जनता पार्टी जो पिछली बार लोकसभा चुनाव में 22 सीटें जीतने के बाद लगातार वहाँ पर जो है मजबूती जो है ढंग से जो है काम करती नज़र आ रही है। तो इस बार कहीं न कहीं ये एक तरीके से मुद्दा भी बन सकता है भाजपा के लिए अगर बना है तो। तो अब्रार, आपसे जानना चाहेंगे, जैसे टीएमसी इंडिया गठबंधन का भी एक बहुत बड़ा घटक दल है, 42 लगभग लोकसभा सीटें बंगाल से आती हैं। तो ये जो पूरा फैसला कोर्ट का आया है ममता सरकार के खिलाफ, तो इससे लग रहा है कि इंडिया गठबंधन में भी कुछ मतभेद की गांठें पड़ेंगी और ममता बनर्जी से एक रूप में सफाई भी ली जा सकती है, इंडिया गठबंधन में भी कुछ गड़बड़ हो सकता है। देखिए, बिल्कुल ममता बनर्जी कभी भी जो है विपक्ष के उस ट्रैक के साथ कभी भी चलती हुई नज़र नहीं आती है, क्योंकि उनके कई ऐसे बयान हैं जो सोनिया गांधी के कांग्रेस पार्टी के खिलाफ जो है वो देखने को मिले। क्योंकि ममता बनर्जी इस समय विपक्ष के स्तंभ के तौर पर खुद को देख रही हैं, और वो ये मानती हैं कि अगर कोई इस समय विपक्ष का मजबूत लीडर है तो वो है, ऐसा उनका मानना है। लेकिन सवाल ये है कि इंडिया गठबंधन अगर बना है तो जाहिर सी बात है कि नतीजों के बाद की भी अगर हम बात करते हैं 24 के चुनाव के, तो सबसे ज्यादा सीटें जाहिर सी बात है कि कांग्रेस के पास होंगी। और ऐसे में कांग्रेस पार्टी कतई ये नहीं चाहेगी कि कोई और पार्टी का लीडर जो है वो पीएम पद के लिए या और किसी बड़ी जिम्मेदारी के लिए आगे बढ़े। तो ऐसे में मुझे लगता है कि अगर आखिर समय पर भी या फिर 24 के चुनाव नजदीक आते आते जो स्थिति बनेंगी, उसमें अगर कांग्रेस पार्टी के लिए कोई एक बड़ी चुनौती बन करके खड़ा हो सकता है तो वो ममता बनर्जी होंगी। और लगातार पश्चिम बंगाल में जो अपनी राजनीतिक ताल वो ठोकती नजर आती है। हालांकि बीजेपी ने उसमें सेंधमारी कर दी है, क्योंकि पिछली बार उन्होंने जितनी लंबी बढ़त के साथ वहां पर सीटें हासिल की, हालांकि विधानसभा में भले ही मामला अलग रहा हो, लेकिन लोकसभा में जनता जो है वो भाजपा के साथ गई है। और जिस राज्य में आपकी लगातार जो है इतने सालों से सरकार रही हूँ, एक तरीके से दबदबा जो है वहां माना जाता है पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की राजनीति का। लेकिन उसके बावजूद भी अगर केंद्र की सियासत में लोग भाजपा के साथ जाना चाह रहे हैं तो ये उनके लिए चुनौती है। और वो जिस ढंग से खुद को एक बड़े लीडर के तौर पर देख रही है, तो सीटों के लिहाज से वो कांग्रेस के लिए कितनी चुनौती खड़ी कर पाएंगी, ये देखना जो है काफी ज्यादा दिलचस्प होगा। अब्रार, अंतिम प्रश्न मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि इस साल के अंत में 5 राज्यों में चुनाव है। खैर, इसमें ममता बनर्जी बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं है, लेकिन साल 2024 में आम चुनाव है। आम चुनाव से ठीक पहले इस तरह का फैसला, लगभग 766 करोड़ का मामला, राजस्व का नुकसान होगा सरकार अगर देती है। 2008 का मामला,
तो क्या ममता बनर्जी की छवि खराब करने या छवि खराब होने की स्थिति भी पैदा हो सकती है? भाजपा इसका कोई राजनीतिक फायदा इस पूरे फैसले का उठाएगा, और उठाएगा तो किस रूप में उठाएगा? देखिए, बिल्कुल, क्योंकि इस समय जितने एक एंटी इनकम्बेंसी की अगर हम बात करें तो जी। सरकार के खिलाफ ज़रूर पश्चिम बंगाल में होगी। हालाँकि ऊपरी सतह पर वो तमाम चीज़ें नज़र नहीं आती है, लेकिन जो है भारतीय जनता पार्टी इसकी कोशिश ज़रूर करेगी कि इस पूरे मामले को वो भुनाए, क्योंकि अगर वो प्लांट जो है पश्चिम बंगाल से जब शिफ्ट हुआ था गुजरात में, तो वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और अभी भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो कहीं न कहीं इसको जोड़ करके उस तरीके से राजनीति करने की कोशिश ज़रूर की जाएगी, क्योंकि पश्चिम बंगाल में जो बेरोज़गारी दर की बात करें और लगातार युवाओं को रोज़गार देने की बात करें, तो इस पूरे मामले पर हो सकता है, क्योंकि विपक्ष भी लगातार केंद्र की सरकार को रोज़गार वाले मामले पर घेरता रहा है। तो ऐसे में बीजेपी के लिए एक जो है रिबेटल करने का मौका जी। ज़रूर रहेगा कि रतन टाटा के उस प्लांट को हटाने से क्या मात्र ममता बनर्जी राजनीतिक फ़ायदा जो है तलाश रही थी, या फिर वाक़ई उनको जो उन किसानों की फ़िक्र थी। तो ये कहीं न कहीं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा चुनौतीपूर्ण रहेगा कि वो अब इस पूरे मामले पर फ़ैसला आने के बाद किस ढंग से अपनी सफाई जो है वो पेश करती नज़र आती है। एक अंतिम सवाल मैं आपसे ये ले लेना चाहूँगा कि आपको पीएम मोदी, जिस रूप में आपने ज़िक्र किया कि वही नैनो प्लांट बाद में आनंद गुजरात में जाकर ट्रांसफ़र हुआ, तो उस समय वो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे। आपको क्या लगता है कि गुजरात जिस रूप में आज उद्योग के मामले में विकसित हुआ है, और दूसरे राज्य बनिस्बत महाराष्ट्र की का ज़िक्र अगर हम ना करें, तो दूसरे मामलों में थोड़ा-सा जो राज्य हैं, गुजरात के मुकाबले अभी पीछे रह गए हैं। तो क्या विपक्षी पार्टी की सरकारें जहाँ-जहाँ हैं, वहाँ पर पलायन भी अधिक है? कि अगर मैं ज़िक्र करूँ बिहार का, या बंगाल में भी पलायन है, ये झारखंड में भी पलायन है, तो क्या विपक्षी दलों को ये चीज़ें सीखने की आवश्यकता है कि किसान के हितों के संरक्षण के साथ-साथ, मज़दूरों के हितों के संरक्षण के साथ-साथ इस तरह के प्लांट से, इस तरह के उद्योग से रोज़गार का सृजन होता है, जो राज्य विकास में ही काम आता है। तो क्या आपको ये एक फ़र्क दिखता है क्या दोनों ही नेताओं में, या नरेंद्र मोदी या अन्य नेताओं में? देखिए, लगातार जो है गुजरात में जो व्यवसाय का बढ़ना, वहाँ पर जिस ढंग से ख़ास तौर से अगर देखा जाए तो जब जो नरेंद्र मोदी वहाँ के जो है मुख्यमंत्री थे, तो उनकी ये एक तरीके से प्रमुखता थी कि वो किसी भी जो है जो इंडस्ट्री को आने के लिए किसी भी तरीके का कोई दायरा या फिर उस पर इस ढंग से जो है क्राइटेरिया लगाना, वो बिल्कुल भी नहीं किया करते थे। और यही वजह है कि आप सोचिए कि इतने ज़्यादा पॉलिटिकल जो है यहाँ पर ड्रामा होने के बावजूद भी अगर वो नैनो प्लांट को वहाँ लगाने दे रहे हैं, तो ये कहीं न कहीं उनकी एक जो है एक तरीके से बुनियादी चीज़ें थी, क्योंकि आज गुजरात को अगर आप देखें तो वो पूरी तरीके से जो है काफ़ी ज़्यादा विकसित अगर हो रहा है। अब सोचिए कि हर ज़िले में ऐसी-ऐसी बड़ी कंपनियाँ हैं, मल्टीनेशनल कंपनियाँ, और वो एक सूरत या जो है भरूच की बात करें, अहमदाबाद की बात करें, इन तमाम जगहों पर ही नहीं बल्कि गुजरात के अलग-अलग कस्बों में भी अगर हम जाएँ, तो तमाम जगहों पर जो है बड़ी कंपनियाँ आपको मिल जाती हैं। और उस समय लगातार जो है मुख्यमंत्री रहते हुए नरेंद्र मोदी ने उन तमाम कंपनियों को आने के लिए जो रास्ते हैं, वो हमवार किए, और उनके लिए जो तमाम जो एक तरीके से चीज़ें होती, चाहे वो टैक्स के रूप में हो, अप्रूवल के रूप में हो, उनको कहीं न कहीं आसान बनाया। और यही वजह रही कि वहाँ पर तमाम इंडस्ट्रीज़ जो है वो शिफ्ट होती चली गई। और इस समय अगर देखा जाए तो ख़ास तौर के जो नॉर्थ के राज्य हैं, बिहार, यूपी, जो है या फिर जो है पश्चिम बंगाल की बात करें, पश्चिम बंगाल भी अगर देखा जाए तो गरीबी दर में लगातार जो है पिछड़ा है। तो ये कहीं न कहीं मुद्दे हो सकते हैं, और इसको जी। साफ तौर पर अगर दोनों राज्यों से जुड़ रहा है, दोनों राज्य जो है विपक्ष और सत्ता पक्ष की तरफ है, तो ज़ाहिर-सी बात है कि इसको मुद्दा सीधे तौर पर बनाया जाएगा। बहुत धन्यवाद अबरार, हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब देखना है दर्शकों की ममता सरकार 766 करोड़ का फाइन, जुर्माना कैसे देती है टाटा को, या उच्चतम न्यायालय से कुछ राहत मिलेगी, और टाटा को अगर 766 करोड़ रुपए ममता सरकार वापस करती है, तो ये कितना राजनीतिक नैतिकता के सिद्धांतों पर खरा उतरेगा कि जब एक सरकार एक व्यक्ति की राजनीति को चमकाने के लिए सरकार के राजस्व को 766 करोड़ का नुकसान पहुंचा दिया जाए। तो अब देखना है कि ये कहाँ तक जाता है मुद्दा,
और ममता बनर्जी इस मुद्दे से कैसे बाहर निकल कर आती है। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट। धन्यवाद।